कई बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट आपका। और आप सभी जानते हैं लास्ट क्लास तक हमने चैप्टर नंबर जो हमने वॉल्यूम फर्स्ट में एनपीओ कंप्लीट किया हुआ है। और आज की क्लास में हम एक नेक्स्ट और फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी पार्ट सेकंड से बुक से लिया गया है, जिसका नाम है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टर्म फर्स्ट में जब हमने किया था तो एक हमने लेसन नंबर फर्स्ट इस बुक का हमने किया था, जिसके अंदर हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना पड़ा था और एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट हमने याद किया था। राइट स्टूडेंट। और इनके बारे में हमने बातें भी जानी थी कि इसका फॉर्मेट ऐसा ही क्यों बनाते हैं हम, है ना, और इन चीज़ों से क्या होता है। एक बार थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे कि नाम से पता चलता है चैप्टर के, अगर आपने ध्यान से देखा हो, कि टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज है ना, एनालिसिस है ये। थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेते हैं। एनालिसिस, ठीक है बेटा, एनालिसिस। तो एनालिसिस का मीनिंग आपको पता ही होगा। एनालिसिस का मीनिंग होता है किसी चीज का विश्लेषण करना, हाँ या ना। अब टूल्स का मतलब होता है, नॉर्मली हम लेते हैं टूल्स का, एक नॉर्मल लैंग्वेज हम लेते हैं, एक टूल्स होते हैं बेसिकली आपके लाइक किसी चीज के औजार, है ना। तो वो हमारा नॉर्मली क्या होता है बेटा, टूल्स होते हैं। क्लियर। एक सेकंड, बोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, उसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो टूल्स होते हैं बेटा, इसका मीनिंग ही यही होता है कि हम यहाँ पर जो हमारा चैप्टर कर रहे हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि कुछ टूल्स हैं हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसका एनालाइज करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, हाँ है ना। जैसे कि हमने और भी चैप्टर सीखे थे उसके तौर पे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, सभी को पता है, जिसके अंदर हमारा क्या आता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, पीएल अकाउंट आता है, और क्या आती है मेरे बच्चे, बैलेंस शीट होती है। तो इन चीजों का जो भी एनालाइज करता है वही आपके टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाते हैं। कौन कौन से चैप्टर होते थे ये सब हमने सीखा हुआ है, राइट। अब ये इसकी थ्योरी फर्स्ट टर्म में आ चुकी है लेसन नंबर 2 के रिगार्ड से, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, यानी कि ये जो टूल्स है, वी हैव टू टाइप्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो हम इस तरीके से इसका एनालाइज कर सकते हैं। किसका एनालाइज कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक तो मेरा बच्चे बैलेंस शीट चाहिए, और स्टेटमेंट ऑफ क्या, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या चाहिए बेटा, स्टेटमेंट ऑफ आपको चाहिए पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है जी। ओके, रिपीट करते हैं बात को। हमने सीखा है कि फाइनेंशियल, ये जो आपका चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इसको एनालाइज करना चाह रहा हूं मैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, उस टूल के रूप में मैं क्या कर सकता हूं, दो तरह के स्टेटमेंट बना सकता हूं। पहला कंपैरेटिव, और दूसरा कॉमन साइज। यहाँ तक आई थिंक अब थोड़ी सी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं रिपीट कर देता हूँ अगेन। मैंने आपको बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए हम दो तरीके के स्टेटमेंट बना सकते हैं, जिसके जिसके लिए मेरे पास है कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब थोड़ी सी चीजें क्लियर हुई होंगी। जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट किस चीज का बना सकता हूँ, मैं बैलेंस शीट का भी बना सकता हूँ और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का भी बना सकता हूँ, या बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करूं तो वो भी मेरे बच्चों हम बैलेंस शीट का भी बना सकते हैं और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का भी बनाते हैं। क्लियर मेरे बच्चों। ये थोड़ी सी इसकी थ्योरी हमने जब टर्म फर्स्ट के एग्जाम होते उसमें डिस्कस भी की थी। तो उसी के बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि किसी बच्चे को नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं लग रही भाई। अगर लग रही है तो हैंड रेज करना, मतलब अगर सभी को लग रही है तो, क्योंकि हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम आपका हो।
इधर से होता है तो किसी एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम आएगी। क्लियर, आगे चलते हैं। तो जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है आपको पता है ये इंटरफर्म और इंट्राफर्म के लिए बना सकते हैं हम, है ना। ये हॉरिजॉन्टल एनालाइज कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल एनालाइज कहलाता है, ये भी आपको याद होगा, है ना। और ये अकाउंटिंग पीरियड के लिए दो अकाउंटिंग पीरियड अलग अलग या ईयर्स के लिए बनाया जा सकता है। अगर मैं बात करूँ कॉमन साइज स्टेटमेंट की तो आपको याद होगा ये वर्टिकल एनालाइज कहलाता है। ये आपका वर्टिकल एनालाइज कहलाता है। और इसको 100% स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इस बात को याद रखना आप। इसको 100% स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो दोनों को ही सीखना है। अगर मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में थ्योरी ना बताऊं, जैसे मैंने कहा कि हम इसकी थ्योरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो एग्जाम व्यू पॉइंट से जितना समझने की कोशिश करें तो बहुत ही आसान है। ये इस बार हर बार 4 नंबर में आता था, लेकिन इस बार आपके पास ये 3 नंबर में आएगा। और यकीन मानिए 3 नंबर आपके लिए एक तरह से फ्री के होते हैं, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। मैं बहुत भारी भरकम लैंग्वेज यूज ना करके आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, सो दैट आप कैचअप कर पाए बात को। पहली बात तो ऐसे समझिए, क्योंकि टर्म फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट सभी बच्चों को पता होना चाहिए। नहीं पता तो इसीलिए सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपको ये आपको पता भी होना चाहिए। नहीं याद है तो याद कर लेना। बैलेंस शीट में दो दो हेड होते हैं, है ना। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, दूसरा एसेट्स। इक्विटी 4 हेड उसमें बटा होता है, और एसेट आपका 2 हेड में बटा होता है। ठीक है, यहाँ बेसिकली 4 होते हैं, तो वो अभी एडजस्ट कर लेना। ये छोटा सा फॉर्मेट समझाने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर एज एट करके फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, 31 मार्च जो भी है आपकी बुक में। क्लियर बेटा। ऐसे ही आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इसको अकाउंट नहीं बोलते, कुछ बच्चे कुछ टीचर इवन तक गलती बोल देते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। देखो अकाउंट हमने 11th में सीखा था, यहाँ पर हम अकाउंट नहीं बनाते, इवन क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी साल के लिए एंड हो यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये फॉर्मेट है। तो मेरे बच्चों आपको जैसा भी क्वेश्चन पेपर में मिले, कैसा भी मिले, आपको उससे मतलब नहीं है, याद रखना आपको एक फॉर्मेट आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट हेड होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यू हैव टू नो। अदर सेकंड यू शुड नो दैट यहाँ पर आएगा अदर इनकम, आफ्टर दैट टोटल इनकम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ हेड में आते हैं एक्सपेंस। तो जो एक्सपेंस आते हैं वे ये यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये लिखने नहीं है नंबर, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, सेम सीक्वेंस होना चाहिए। देन हम करते हैं टोटल एक्सपेंस, इनका टोटल कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद मेरे बच्चों यहाँ पर फिर हम लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट टैक्स से पहले कितना था, तो थर्ड में से माइनस कर देते हैं फोर्थ। थर्ड क्या था हमारा, टोटल इनकम का, ये रहा थर्ड। तो थर्ड माइनस फोर्थ कर देते हैं बेटा, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस कर देते हैं। जो आता है उसमें से लेस करते हैं टैक्स। तो फाइनल जो बचता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस, जो भी आया फॉर द पीरियड। और ये कैसे निकलता है बेटा, फिफ्थ माइनस सिक्स, फिफ्थ माइनस सिक्स, तो सेवेंथ हेड आ जाता है। आई थिंक ये चीजें हमने टर्म फर्स्ट में बहुत अच्छे से की हुई हैं, तो आपको भी समझ में आ गई होंगी। मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। अब बात करते हैं बेटा, हमने जैसे बात करी थी कि यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट बनाने हैं मेरे बच्चे, वो आपको 2 तरह के स्टेटमेंट बनाने हैं, कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो आज की क्लास में हम सिर्फ कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट सीखेंगे, ना कि कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्लियर है, सिर्फ एक ही चीज सीखेंगे जिसका नाम होगा कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट की। क्लियर मेरे बच्चे। एक सेकेंड तो मुझे टाइम दो। ठीक है जी, एक सेकेंड। यहाँ से देखो बेटा, एक वर्ड है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कॉम्पैरेटिव, और एक है कॉमन साइज। ठीक है ना। कॉमन साइज स्टेटमेंट, दोनों क्या है, हमारे स्टेटमेंट है। तो हमें एनालाइज करना है अपने, किसका एनालाइज करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, दैट मीन्स बैलेंस शीट का या स्टेटमेंट ऑफ पीएल का। तो ध्यान रखना हम दोनों से ही कम एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन कंपैरेटिव में क्या होता है, बेसिकली जैसे नाम से पता चलता है कंपैरेटिव, किसी चीज की कंपैरिजन करना। कंपैरिजन कैसे करते हैं हम, दो या दो से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड की
या फिर ईयर्स की हम क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। जब ऐसा हम करते हैं तो क्या होता है मेरे बच्चों, हमारे पास एनालाइज जो होता है, जो विश्लेषण आता है वो बहुत सटीक आता है, बहुत अच्छा आता है। क्लियर है? अब ये कब काम कारगर होता है ज्यादातर, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर हमारे पास बैलेंस शीट में आपको पता है 2 ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। कितनी? 2 ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। आप सभी जानते हैं 2 ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जैसे 2019 और 2020। अब मुझे कंपैरिजन करना है 2020 का 2019 से, तो मैं इन दोनों के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना सकता हूँ। उससे मुझे ये पता चल जाएगा 2019 के मुकाबले मेरी कंपनी 2020 में क्या कर रही है। क्या करने से मतलब अच्छा ग्रोथ कर रही है, बेकार कर रही है, कैश की क्या स्थिति है, फिक्स्ड एसेट्स की क्या स्थिति है, लाइबिलिटीज की क्या स्थिति है। क्लियर है मेरे बच्चों? तो ऐसे में कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉमन साइज की, यूँ तो हम इस तरीके से भी कॉमन साइज बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है मेरे बच्चों, हम सेम बैलेंस शीट की है ना, दो अलग अलग टाइप की कंपनियों का कंपैरिजन करने में कॉमन साइज का ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। मतलब सर समझ में नहीं आया? ओके, मैं समझाता हूँ आपको। सपोज करो मैं, देखो, कभी भी किसी का भी कंपैरिजन करना होता है तो हम ज्यादातर किसका करते हैं, सेम आइटम्स का करते हैं, राइट? आई मीन टू से हम कंपैरिजन जो करते हैं किसी बेस को बनाकर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं दो बच्चों की कंपैरिजन करूं तो मैं उनकी हाइट में कंपैरिजन कर सकता हूँ, हाँ या ना, कि भाई इसकी हाइट इससे ज्यादा है या इसकी हाइट इससे कम है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हम जब कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारा कंपैरेटिव स्टेट बनता ही है। लेकिन कॉमन साइज में क्या होता है, कॉमन साइज कहाँ ज्यादा इफेक्टिव होता है समझने की कोशिश करें। जहां पर उनका कॉमन भी ना हो तो हम उनको कॉमन बनाने की कोशिश करते हैं, दैट्स वाई, ताकि सो दैट हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। जब दो चीजें बिल्कुल अलग अलग हो, जैसे कि दो कंपनी है हमारे पास, एक ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है। ध्यान रखना, एक ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड ने पैसा जो लगाया हुआ है, लेट अस सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं एज एन कैपिटल। कैपिटल एज एन कैपिटल कितने रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं मेरे बच्चों? 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। और बी कंपनी ने सपोज करो 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए एज एन कैपिटल इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब मैं कहूं कि इन दोनों की बैलेंस शीट का कंपैरिजन करो, आई मीन टू से अगर आप इन दोनों की कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप इन दोनों का सही कंपैरिजन नहीं कर रहे, है ना? एक इंग्लिश में कहावत है कि आप कंपैरिजन कर रहे हो एप्पल टू ऑरेंज, है ना? एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन कर रहे हो जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है ना? तो ऐसा कंपैरिजन करना भाई, जाहिर सी बात है ए लिमिटेड प्रॉफिट कम कमाएगी, बी लिमिटेड प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी जिसने इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो क्या इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। उसी के लिए ज्यादा इफेक्टिव कंपैरिजन करने के लिए अस्तित्व में आया कॉमन साइज। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, इन दोनों को कॉमन बना लेंगे। सर कॉमन क्या बना लेंगे? क्या हम इसमें और कैपिटल इन्वेस्ट कर देंगे? नहीं, हमें कुछ नहीं करना। हम तो सिर्फ कागजी तौर पर इनको कॉमन बना लेंगे। कैसे सर? हम कर सकते हैं, देखो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमारे पास एक बहुत ही अच्छी चीज गिवन है। वो क्या गिवन है बेटा? परसेंटेज। क्या गिवन है? परसेंटेज। परसेंटेज इतनी अच्छी चीज है कि हम इससे किसी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं आने की। कैसे? इसकी बात को और मैं आगे बढ़ाने से पहले आपको इस तरीके से एक एग्जांपल दूं। सपोज करो एक ए बच्चा है, एक क्लास में कोई एक्स बच्चा है या वाई बच्चा है। मुझे इन दोनों का कंपैरिजन करना है और कोई कह रहा कि क्लास में बहुत सारे टीचर्स हैं ना, टीचर्स कह रहे ए अच्छा है, बी वाई अच्छा बच्चा है, नहीं वाई नहीं अच्छा, ए अच्छा, मतलब अलग अलग बातें हैं। तो हमें उनका कंपैरिजन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो क्यों ना हम इनके रिजल्ट को देख लें, पढ़ाई में कौन ज्यादा अच्छा है। मेरी बात समझ में आ रही? अब रिजल्ट में भी एक दिक्कत हो सकती है। अगर ए ने एक अलग एक अलग एग्जाम आउट अटेम्प्ट किया है और वाई ने एक अलग एग्जाम अटेम्प्ट किया है। सपोज करो ए ने एक ऐसा एग्जाम अटेम्प्ट किया है जिसके 1000 में से नंबर जो है, सपोज करो इसके 537 आ रहे नंबर, ठीक है, 537 नंबर आ रहे, ठीक है ना? 1000 में से 537 या कुछ और आंकड़ा ले लेते हैं हम, मान लीजिए इसके
338 नंबर आ रहे हैं ना, 383 नंबर आ रहे हैं 1000 में से, जबकि वाई ने कोई और एग्जाम दिया था जो एग्जाम सिर्फ 200 नंबर का था। ठीक है ना, वाई ने एक अलग एग्जाम दिया जिसका नंबर जिसका पूर्णांक जो था वो सिर्फ 200 नंबर था, और इसके 200 में से सपोज करो कुछ ऐसे नंबर आ रहे होंगे 180, नहीं, हम एग्जाम्पल के लिए कुछ वैसे अमाउंट उठा लेते हैं, इसके नंबर 121 आ रहे होंगे, तो अब थोड़ा सा दोनों का कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। एक आम आदमी ये नहीं बता पाएगा कि ए इंटेलिजेंट है या वाई ज्यादा इंटेलिजेंट है। आम आदमी वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि स्टेटमेंट का एनालाइज तो अकाउंटेंट करते हैं, लेकिन उसको पढ़ता कौन है, शेयर होल्डर, जिसको उस कंपनी के शेयर खरीदने होते हैं। तो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको बता दूं, देखो ये नंबर बता के आप भी थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे और थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालने की कोशिश कर रहे होंगे कि ए ज्यादा अच्छे नंबर ने गेट किए या वाई ने ज्यादा अच्छे नंबर गेट किए। लेकिन अगर मैं इस बात को आपको इस तरह से बता दूं कि ए ने 60% अटेम्प्ट, जितने भी उसका जो भी एग्जाम दिया, कितने में से कह रहे कोई मैटर नहीं, ए के जिस एग्जाम में बैठा था ए के 60% मार्क्स हैं, और वाई के मैं बता दूं कि 50% मार्क्स हैं, तो आपको तुरंत एक सेकंड भी नहीं लगेगी और आप बता दोगे ए पढ़ाई में ज्यादा अच्छा है या ना। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो परसेंटेज की इतनी ब्यूटी होती है, मैं इस पे बात कर रहा था परसेंटेज की, तो परसेंटेज मैथ में इतना अच्छा है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इतनी अच्छी है कि कंपैरिजन करने में बहुत आसान होता है। मेरी बात तो समझ पा रहे हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, कॉमन साइज में अपने डाटा को, चाहे ए लिमिटेड हो चाहे बी लिमिटेड हो, चाहे एक से ज्यादा साल की इंफॉर्मेशन गिवन हो, जो भी हमारे पास गिवन है, हम दोनों को ही किस में चेंज कर देंगे मेरे बच्चों, सबको पता भी चल गया होगा, हम चेंज कर देंगे परसेंटेज में। और जैसे ही परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस से हम परसेंटेज को परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसको कॉमन बना लेते हैं। आई होप ये इंट्रो है थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, हालांकि मैंने बहुत डेप्थ में जाके बताने की कोशिश की है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो किसी किसी बच्चों को ये चीज बहुत हर्डल भी लगने लग जाती है कि पता नहीं सर ने क्या क्या बता दिया। तो मैं शॉर्ट में बता दूं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम परसेंटेज में चेंज नहीं करते, सिर्फ एक को बेस बनाकर उसका कंपैरिजन करते हैं, जबकि कॉमन साइन में दोनों को परसेंटेज में चेंज करते हैं। वेल, बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आज हम फिलहाल जो बात करेंगे वो करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट की। मेरी बात को याद रखना, हम कंपैरेटिव जो स्टेटमेंट बनाएंगे वो दोनों का बनाएंगे, बैलेंस शीट का भी और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का भी। तो फर्स्टली बात करेंगे बेटा कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। तो एज एट, जैसे कि 2 सालों की इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी तो आपको पूरा लिखना 2019 एंड 2020। क्लियर है मेरे बच्चों बात? ओके, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ जाएगी। तो ये बैलेंस शीट आपको बुक में मिलेगी, एक बात का ध्यान रखना, ये बैलेंस शीट आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, बैलेंस शीट जो है आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको मिलेगी। हो सकता है ये डाटा इधर उधर पड़ा हुआ हो, तो सबसे पहला जो काम है आपको वो डाटा को सही करना है। सही से मतलब जिस सीक्वेंस में ये हेड होते हैं उसी सीक्वेंस में हेड होने भी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके सामने एक फॉर्मेट बना हुआ है, आपको मैं क्या कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं अपनी बात को, आपको बुक में या तो बैलेंस शीट मिली हो सकती है या बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन मिली हो सकती है, और आपको पता है ये नॉर्मली कॉलम होगी। पहला कॉलम का होगा मेरे बच्चे, पर्टिकुलर का, फिर नोट नंबर का कॉलम होगा, और फिर 2 ईयर की इंफॉर्मेशन होगी। क्या होगा, 2 ईयर की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और नॉर्मली मैं आपको बता दूं ऐसे गिवन होगी, यहाँ पर करंट ईयर गिवन होगा, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, और यहाँ पर प्रीवियस ईयर गिवन होगा। जो मैं बात बता रहा हूँ यहाँ से एक एक बात को सुनने का ध्यान से जरूरी है। चलिए समझते हैं बात को, क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा पर्टिकुलर मिलेगा, नोट नंबर मिलेगा, करंट ईयर, पॉइंट टू बी नोटेड, पहले करंट ईयर मिलेगा 99% और फिर मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर। इस बैलेंस शीट से आपको एक स्टेटमेंट बनाना है, जो जिसका नाम क्या है मेरे बच्चे, जिसका नाम है कॉम्पैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है मुझे। क्या बनानी है मेरे बच्चे, मुझे बनानी है कॉम्पैरेटिव बैलेंस शीट। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले याद रखना कितने कॉलम भाई, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपको मेरे बच्चों 6 कॉलम बना लेने हैं। बना लोगे? यस। सारे 6 कॉलम बनाने के बाद आपको ध्यान रखना है ये सेम बैलेंस शीट, सेम बैलेंस शीट आप यहाँ तक सेम बैलेंस शीट दो। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस बैलेंस शीट को, जस्ट ए सेकेंड। एक सेकेंड रुकना है ना, यहाँ से लेकर
यहाँ तक आप सेम बैलेंस शीट बना दोगे, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप सेम बैलेंस शीट बना दोगे जैसी आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दी है। लेकिन यहाँ पर भी एक चेंज है, अगर आप ध्यान से देखना चाहोगे। यहाँ पर मैंने बताया था पहले करंट ईयर होगा फिर प्रीवियस ईयर होगा। अब यहाँ पर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर फिक्स है। यहाँ पर पहले आपको 19 लेना है फिर 20 लेना है। मतलब मेरा मतलब ये मेरे बच्चों, यहाँ पर पहले आएगा प्रीवियस ईयर और फिर आएगा करंट ईयर। अगर आप ये चेंज नहीं करते तो यकीन मानिए आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम, बहुत छोटी सी गलती लेकिन बच्चे अक्सर करते हैं, मैंने देखा हुआ है बच्चों को। तो यहाँ ध्यान रखना, सबसे पहले हेडिंग भी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, अगर ये सेम सीक्वेंस में नहीं है तो इनका सीक्वेंस ठीक करना है फर्स्टली। देन आप नोट नंबर बनाएं। उसके बाद अमाउंट भी सेम होंगी, लेकिन इस इन दो कॉलम को घुमा देना है। कैसे घुमा देना है, जैसे यहाँ पर देखो 2020 मिला हुआ है और 2019 मिला हुआ है, हाँ या ना। तो अब 19 का कॉलम पूरा ही, ऐसा नहीं छोटा सा कॉलम ना, पूरा का पूरा कॉलम, ये पूरा का पूरा कॉलम यहाँ से उठकर पहले आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2019, यू कैन सी। तो क्या सर अमाउंट भी चेंज होगी? बिल्कुल। पहला युग आया ना पूरा कॉलम 12 लाख, तो पहले यहाँ पे लिखोगे आप 12 लाख। कहाँ पर लिखोगे भाई? यहाँ पे लिखोगे 12, जितना भी है वो 12 लाख। तो जिसकी अमाउंट जो है वो सामने आ जाएगी। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। उसके बाद फिर अगेन ये जो 2020 वाला कॉलम है, यानी कि करंट ईयर का कॉलम है, ये बाद में जाएगा। तो यहाँ पर करंट ईयर का कॉलम है तो पूरी अमाउंट इसकी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगी। मेरे हिसाब से ये बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। देखो 2019 की अमाउंट मुझे पहले लिखनी है, तो इस शेयर कैपिटल के सामने कितना 12 लाख, लॉन्ग टर्म के सामने कितना 6 लाख, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 6 लाख। ठीक है मेरे बच्चों, ऐसे यहाँ पर मैं आया तो कितना है 3 लाख, 3 लाख है दैट मीन्स। ठीक है, फिर टोटल करते हैं मेरे बच्चों। तो टोटल भी जो होगा वही हम टोटल लिख देंगे, 21 लाख, 21 लाख। उसके बाद क्या है मेरे बच्चों, 15 लाख, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 लाख। उसके बाद क्या है मेरे बच्चों, 5 लाख और 1 लाख, 5 लाख और 1 लाख, टोटल कर देंगे 21 लाख। ऐसे ही 20 का कॉलम 18 6 6, तो ऐसे ही यहाँ पर आएगा 18 लाख, 6 लाख, 6 लाख, यही है ना? नहीं, 18 6 6, हाँ यही है 18 6 6, तो ये हो जाएंगे आपके 30 लाख। मैं शॉर्टकट में लिख रहा ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। फिर है बेटा 18 10 और 2, 18 18 और कितना था, 18 10, 10 लाख और 2 लाख, और टोटल कितना होगा 30 लाख। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं था, सिर्फ एक चीज को ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स को पहले लेकर आना, पूरा कॉलम पहले उठा के लेकर आना, और 31 वो करंट ईयर का कॉलम बाद में लेकर आना। ये मैंने रफली सा कर दिया, लेकिन आपको उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आई होंगी। तो क्या सर बहुत टिपिकल होने वाला है? नहीं जी, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं होने वाला। जैसे आप सीख रहे हो ऐसे ही काम होगा, बिल्कुल आसान। अब तक तो कोई टफ नहीं बताया ना, सिर्फ बताया बैलेंस शीट को एज इट इज नोट कर दो, और क्या कर दो, सबसे पहले इतना काम कर दो कि प्रीवियस ईयर पहले लिया हो और करंट ईयर बाद में लिया हो। अगर पहले से ही बैलेंस शीट में ऐसा है तो कोई बात नहीं, फिर तो ऐसे कैसे लिया हो, लेकिन बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको चेक करना है। अगर आपने ये गलती कर दी तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। आगे चलते हैं। अब क्या करना सर? अब बहुत आसान काम है, आपको निकालना है चेंज। यहाँ पे लिखते हैं एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज मतलब सर, मतलब ये, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो, किसका कंपैरिजन कर रहे हो आप, 2020 का। किससे कंपैरिजन कर रहे हो, 19 से। बेस ईयर कौन सा है आपका, 19, तो 19 से आप कंपैरिजन कर रहे हो। तो अब देखो बेटा, एब्सोल्यूट चेंज निकालने, चेंज एक्चुअली में आया कितने का। देखो बेटा, पहले आपकी शेयर कैपिटल 12 लाख थी, हाँ या ना? देखो शेयर कैपिटल 2019 में 12 लाख थी, 2020 में कितने की होगी, 18 लाख की। तो क्या हुआ, चेंज कितने का आया, 6 लाख का।
तो मैं शॉर्टकट में लिख रहा, आपको वैसे पूरी जीरो लगानी है, ठीक है। तो कितने का चेंज आया बेटा, 6 लाख का, तो यही चेंज है, ठीक है। अच्छा, पहले आपके लॉन्ग टर्म जो बोरिंग थे वो 6 लाख के थे, अब भी 6 लाख के हैं, तो कोई चेंज आया? हाँ, कोई चेंज नहीं आया, तो आप यहाँ पे डैश लगा सकते हो। उसके बाद पहले आपके जो ट्रेड पेबल थे वो 3 लाख के थे, अब 6 लाख के हो गए। कितने के हो गए बेटा, 6 लाख के। तो चेंज कितने का आया, 3 लाख का। अब यहाँ पर एक बात समझो, हमने देखा 18 लाख के हो गए, 18 लाख के हो गए, 12 लाख के पहले थे, तो यहाँ पर खाए में डिजिट आई, प्लस में आई, यहाँ पर तो डैश आ गया। 6 लाख से 3 लाख के थे ना, 3 लाख से 6 लाख के हो गए, तो इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा है, तो आपने यहाँ पर प्लस आया। लेकिन अगर घट जाएगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में कोई सी भी ऐसी अमाउंट नहीं है। सपोज करो बेटा ये 6 लाख से, एग्जाम्पल के लिए मैं वैसे ही आपको बता दूं, एक सेकेंड मुझे इरेजर लेने दो। मान लेते हैं, चलो यहाँ पर अमाउंट थी 6 लाख, ये 6 लाख से चेंज जो है, ये 6 लाख से 2 लाख के हो गए, ठीक है, समझ आ रही। 6 लाख से कितने के हो गए मेरे बच्चे, 12 लाख के हो गए। तो क्या चेंज आया, यस सर चेंज आया। कितने का चेंज आया, 4 लाख का, ठीक है, 4 लाख देते हैं मैंने। लेकिन ये कैसा चेंज है, ये नेगेटिव चेंज है, हाँ या ना, तो इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। इसीलिए आपको सबसे पहले कैश फ्लो कराया था, आपको बात को पता ही है कि जो माइनस की चीजें होती हैं वो बैलेंस अकाउंटेंसी में हम क्या लिखते हैं, उनको ब्रैकेट में लिखते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अगर माइनस में चेंज आ रहा हो, डिडक्शन में चेंज आ रहा हो, तो आप कहाँ में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस को। अदरवाइज आपका सिंपल चलता रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखो आप 15 लाख से 18 के हो गए तो पॉजिटिव चेंज है, 3 लाख का चेंज हो गया। 5 लाख से 10 लाख के हो गए तो पॉजिटिव चेंज है, 5 लाख का हो गया। 10 लाख से 1 लाख से 2 लाख के हो गए तो पॉजिटिव चेंज है, 1 लाख का हो गया। क्या सर टोटल का भी करते हैं, हाँ जी बिल्कुल। 21 लाख से 30 लाख के हो गए तो क्या हो गया, पॉजिटिव चेंज आया, कितने का चेंज आया, 9 लाख। ऐसे ही 21 लाख से 30 लाख हो गए तो कितने का चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया, 9 लाख आया, हाँ या ना। तो इतना आसान है। अच्छा बता दो मुझे तुम ही, क्या इसमें करने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आएगी? जब तक कि आप माइनस वालों को ध्यान न रखें तो कोई दिक्कत नहीं आने की, तो आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करूंगा ये कॉलम आपको समझ में आया होगा। 4 ही तो कॉलम भरने, 2 तो आपको ऑलरेडी बुक बैलेंस शीट में मिलेंगे, है ना। 3 नंबर मिल रहे, बताओ 3 नंबर में यो भी नहीं करने के क्या, घटाने के भी नहीं क्या, तो घटाओगे ना, इतना काम करोगे ना। तो 1.5 नंबर अगर जो पेपर में आता है तो 1.5 नंबर आपका तय हो गया, यहाँ तक का काम अगर आप सही करते हैं तो 1.5 नंबर तय। अब क्या करना है बेटा, आपको निकालना है परसेंटेज चेंज। क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। जो ये चेंज आया ना इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अच्छा सर, तो परसेंटेज में चेंज करना किस बच्चे को नहीं आता बताओ। 6 क्लास में ही हम परसेंटेज, बल्कि इवन मेरे हिसाब से 4th 5th में भी, नहीं तो 6 में तो 100% हम परसेंटेज में चेंज करना सीख लेते हैं। क्या आप अपने नंबर परसेंटेज में चेंज नहीं करना जानते? यस, सभी बच्चे जानते हैं, हाँ या ना। तो सभी बच्चे जब परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इवन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ध्यान रखना, मुझे किसको परसेंटेज में चेंज करना, मुझे इस कॉलम को परसेंटेज में चेंज करना। किसको करना बेटा, इस कॉलम को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। किसको, इस कॉलम को। यानी कि इस कॉलम से मतलब मेरा सबसे पहला आइटम क्या है, 6 लाख। मुझे 6 लाख को परसेंटेज में चेंज करना है, तो जिसको भी परसेंटेज में चेंज करते हैं वो अमाउंट लिखो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 की। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को हो तो बताओ। नहीं होगी, बिल्कुल सही। तो आपको जिसको भी परसेंटेज में चेंज करना होता है उसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं 100 से। तो मल्टीप्लीकेशन कर दी 100 से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो ये कर दिया वो। अब यहाँ पर बेस, हमेशा बेस आता है जिससे आप जिसका आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है बताओगे, क्या लिखोगे यहाँ पर? आपको यहाँ पर जो लिखना है वो लिखना है बेटा 12 लाख। क्या लिखना है, 12 लाख। क्यों लिखना है सर 12 लाख, अभी रीजन बताता हूँ, फिलहाल आप लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 और 12 5 7 0, तो कितने का चेंज आ गया, 50% का चेंज आ गया। तो मैंने क्यों लिखा 12 लाख, क्योंकि मैं कंपैरिजन जो 20 का कर रहा हूँ वो किससे कर रहा हूँ, 2019 से तो कंपैरिजन कर रहा हूँ, हाँ या ना। 2020 का कंपैरिजन जो करा, जो अभी हम माइनस कर रहे थे वो किसको ध्यान में रखते हुए कर रहे थे, 19 को। देखो 12 लाख से 18 लाख के हो गए,
कितने के, 12 लाख से 18 लाख के हो गए, तो चेंज कितने का आया, 6 लाख का आया। तो परसेंटेज में करने के लिए 6 लाख को गुना करा 100 में, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है। लेकिन बेस किसको बनाओगे, प्रीवियस ईयर को, क्योंकि हम कंपैरिजन ही प्रीवियस ईयर से करते हैं। हाँ है ना। तो क्या मेरे बच्चों, आप सभी को चेंज कर लोगे। यहाँ पे तो हमारे क्वेश्चन में डैश था, तो यहाँ पे तो मैं डैश ही लगा रहा हूँ। ये देखो 3 लाख से 6 लाख के हो गई, चेंज कितने का है, 3 लाख का। तो 3 लाख बताओगे कैसे होगा, 3 लाख, बिल्कुल सही। आगे बताओ, गुना क्या कर दूं, 100 से, ठीक है। अपोन, अपोन में क्या लिख दूं, 6 लाख या 3 लाख, बताओ 3 लाख या 6 लाख, 3 लाख, बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिख दो सर आप 3 लाख, क्यों लिख दो, क्योंकि कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं वो बेस ईयर से कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर से कर रहे हैं 19 लाख। तो यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट करा तो 100% आ गया। वैसे भी आपको दिखाई दे रहा होगा 3 लाख से जस्ट डबल हो गए 6 लाख के, तो 100% ही चेंज आया। ठीक है, यहाँ पे डैश लगा देंगे। क्या सर टोटल का भी करना होता है, बिल्कुल जी, टोटल का भी आप परसेंटेज में चेंज करेंगे। कितने का चेंज आया भाई, 9 लाख का। अगर मैं इसकी बात करूँ कितने का चेंज आया, 9 लाख। तो 9 लाख गुना 100, 100 से तो गुना कर दो, डिवाइड बाय किससे कंपेरिजन कर रहा है, 21 लाख से। तो 21 लाख से क्या कर दो सर, डिवाइड कर दो। हाँ या ना। तो जो चेंज आएगा वो आपका 42.86 आएगा, कर लेना आप उसको। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। उसके बाद चेंज करना है हमें इसका, तो 3 लाख, इसको भी आपको सेम कर लोगे, इसका भी कर लोगे। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ सबका कर लोगे। तो मेरे बच्चों, ये होता है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना, किसका, बैलेंस शीट का। मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, पहले 2 कॉलम अमाउंट्स के बनाने हैं सेम। बस ध्यान रखना है, पहले हर बार प्रीवियस ईयर आए देन करंट ईयर। उसके बाद आपको जो कॉलम बनाना है वो बनाना है एब्सोल्यूट चेंज का। किसका बनाना है, एब्सोल्यूट चेंज का। तो चेंज कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करोगे। तो गलती की गुंजाइश कहाँ है, आपको ध्यान रखना है, क्या माइनस में चेंज तो नहीं आ रहा, डिडक्ट तो नहीं हो रहा, डिक्रीज तो नहीं हो रहा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में आएगा, ब्रैकेट में रखना है, इस बात का ध्यान रखोगे। उसके बाद परसेंटेज में चेंज कर दोगे, क्या कर दोगे, परसेंटेज में चेंज कर दोगे, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बनाऊं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल का, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। भाई इतना काम अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, लो जी पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये रहा स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आपको बना हुआ मिल भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिजिट जो है वो इंफॉर्मेशन जो हो वो कम हो, इतनी सारी ना हो। अगर ये कम है और ये बिल्कुल फॉर्मेट में नहीं लगाया हुआ है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट में लगाना है। अगर फॉर्मेट में लगा दिया आपने, तो यहाँ तक का काम तो आप कर ही लोगे, है ना। करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की अमाउंट ऐसे मिलेंगी आपको। लेकिन जब आप इसका स्टेटमेंट बना रहे होंगे, तो याद रखना यहाँ पर भी सेम बातें होंगी, बिल्कुल सेम, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो सेम होगा, हाँ या ना। लेकिन क्या चेंज होगा, ईयर। यहाँ पर आ रहा था आपका, अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको चेंज करना है। एक सेकेंड में इसमें चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे सर, देखो बिल्कुल बैलेंस शीट वाला ही है। यहाँ पर क्या आएगा, फिगर 4, बताओ किस क्या आनी चाहिए, यहाँ पर आनी चाहिए प्रीवियस ईयर की, और यहाँ पर किसकी आनी चाहिए मेरे बच्चे, करंट ईयर की, हाँ या ना। यस सर। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर की और यहाँ पर करंट ईयर की, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक तो। उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकाल लेंगे सर, बिल्कुल ऐसे ही, प्रीवियस ईयर से घटाते चले, यहाँ से घटाते चले जाओ तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। अगर माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखना है। परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, सेम जैसे वहां पर परसेंटेज में बदले ऐसे ही यहाँ पर परसेंटेज में बदलेंगे। तो फिलहाल तो मैं इस क्लास में डेमो है क्योंकि, तो कोई डेमो कह रहा, सॉरी इंट्रो क्लास है ना, कंसेप्चुअली थी बस। कोई न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं करा रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको एक एक बात मैंने आपको बता दी। लेकिन आपको खुद से क्वेश्चन करना जरूर है। क्वेश्चन मैं कराऊंगा हालांकि नेक्स्ट क्लास में, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, खुद से करना है। खुद से कैसे करोगे, आज ही एग्जाम्पल खोल लोगे अपनी बुक्स में से, और एक एक एग्जाम्पल दोनों का, किसका, दोनों से मतलब कॉम्पेरेटिव का, सिर्फ कॉम्पेरेटिव का एग्जाम्पल, वो भी बैलेंस शीट का भी और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का भी, आप अपनी बुक में देखोगे करके। ठीक है ना बच्चों। तो इतना जब आप काम करके आओगे, तो चीजें जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही थी वो आप चीजें समझ पाओगे अगली क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा क्लास को और चीजों को समझा होगा। तो आज की क्लास को यही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन।